नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मानपूर्णा क्लासेस में। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष। जो आपका पेपर है 6 तारीख तीसरा महीना 2023 को आपका पेपर लगा हुआ है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर का पैटर्न बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो हम आपको बता दें कि पेपर का पैटर्न अब की बार आपका थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी अब की बार आपकी। अभी तक कोरोना चल रहा था, तब से कैसी हो रही थी, ऑप्शनल पेपर की हो रही थी। ठीक है, तो अब की बार आपका लिखित परीक्षा होगा पेपर। ठीक, और पेपर आपका 75 ही अंक का होगा। पहले भी होता था 75 अंक का, और 25 अंक आपको पटकल के दिए जाते थे। पूरा आपका प्रश्न पत्र होता था 100 अंक का। ठीक है, तो आपका पेपर में अब प्रश्न क्या कैसी रहेगी, तो प्रश्नों की मतलब संख्या वगैरह क्या रहेगी और कितने प्रश्नों पर कितने अंक दिए जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके 2 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होंगे। दोनों क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा 15-15 अंक का। इसके बाद आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तरी क्वेश्चन आएंगे। लघुत्तरी क्वेश्चन आपके आएंगे, वो आपके कितने कितने अंक के होंगे? 5-5 अंक के होंगे। ठीक है, तो आपके 9 बना 45 और 30 कितने हो गए? 75 अंक। 75 अंक आपको दिए जाएंगे वहां से। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने लिखवा लिया था क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है, इस वजह से मैंने आपको लिए ये सब पहले से ही रिटन करवा दिया था। ठीक है, और हम यहाँ अब बोर्ड में लिखते तो कितना समय लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपका पहले से रिटन करवा दिया था। अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर आपका पहला यहाँ दिया गया। क्या दिया गया? प्रश्न नंबर पहला दिया गया कि टैगोर का शिक्षा में योगदान बताइए। पूछा गया टैगोर का शिक्षा में योगदान बताइए। टैगोर का शिक्षा में योगदान क्या था? ठीक है, ये पूछा गया। तो सभी लोग टैगोर के बारे में जानते होंगे, सभी लोग लिख भी लेंगे, लेकिन जो पॉइंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि जो आपको वहाँ लिखने होते हैं, कैसे लिखना होगा वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे जानते तो सभी होंगे टैगोर के बारे में, लेकिन लिखना कैसे है, ठीक, उसको समझेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर डाल के हेडिंग लिखेंगे। उत्तर डाल के लिखेंगे कि शिक्षा में टैगोर का योगदान निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया। कैसे? निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। फिर पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि टैगोर ने शिक्षा को सामाजिक एवं बहुउद्देशीय, कैसा? सामाजिक एवं बहुउद्देशीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। कैसा? सामाजिक एवं बहुउद्देशीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। और शिक्षा के स्वरूप उसके कार्य दोनों को स्पष्ट किया है। उसके कार्य दोनों को स्पष्ट भी किया है। किसने किया है? तो टैगोर जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत पाठचर्या, कैसी? विस्तृत पाठचर्या का निर्माण किया है। कैसी पाठचर्या का? तो विस्तृत पाठचर्या का निर्माण किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी हमारा साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आइए अब देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप समझेंगे। कौन सा समझेंगे? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 दिया गया, इन्होंने शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का भी शामिल किया या वर्णन किया। ठीक है, तकनीकी शिक्षा सभी लोग जानते हैं, आजकल तकनीकी शिक्षा तो चल ही रही है। ठीक है, कंप्यूटर माध्यम, लैपटॉप माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से इसका बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। इसी को तकनीकी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया कि टैगोर किसी भी स्थिति में बच्चों को दंड देने का विरोध करते थे। टैगोर ने क्या कहा कि बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं। और आपकी आरटी एक्ट 2009 में वर्णन भी किया गया।
कौन सी धारा में, 17 धारा में, यानी 17 धारा जो है उसमें वर्णन किया गया है कि आप दंड नहीं दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 5 दिया गया है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य इनके विचार परस्परवादी होना चाहिए। ठीक है, मिलने चाहिए, ठीक, परस्परवादी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये विद्यालयों को प्राचीन, कैसा, प्राचीन गुरुकुलों की तरह, कैसा, प्राचीन गुरुकुलों की तरह प्रकृति की गोद में स्थापित करना चाहते थे। कैसे, प्राचीन जो गुरुकुल में अध्ययन कराया जाता था उसी प्रकार से प्रकृति की गोद में स्थापित करना चाहते थे। कौन, टैगोर जी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 7 दिया गया है यहाँ। पॉइंट नंबर 7 क्या दिया गया आपका, पॉइंट नंबर 7 दिया गया है, टैगोर जी ने जन शिक्षा, कैसी, जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया। कैसी शिक्षा पर जोर दिया, तो जन शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा। टैगोर जी ने 3 पर बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है कि इस पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है टैगोर जी ने। ठीक है, जन शिक्षा होनी चाहिए और स्त्री शिक्षा होनी चाहिए और व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, इस पर जोर दिया है इन्होंने। और टैगोर जी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने औद्योगिक शिक्षा ग्रहण करने पर भी जोर दिया है। ठीक है, कैसी, औद्योगिक शिक्षा पर भी जोर दिया है इन्होंने। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा, कैसी, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की महानतम देन है। महात्मा गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा दी गई थी। तो इस कहा गया कि महानतम देन गांधी जी की है बुनियादी शिक्षा, तो समीक्षा कीजिए यानी वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे वहाँ वर्णन करेंगे, तो उत्तर डाल के आप लिखेंगे, बुनियादी शिक्षाओं को निम्न विशेषताओं के कारण, बहुत सी इसमें विशेषताएं थी बुनियादी शिक्षा में जिस वजह से इनको महानतम, ठीक है, समीक्षा कीजिए ये पूछा गया था। तो क्या बोलेंगे, बुनियादी शिक्षाओं को निम्न विशेषताओं के कारण, कैसे, निम्न विशेषताओं के कारण महानतम उपहार कहा गया। क्या कहा गया, महानतम उपहार कहा गया है। तो अब इसमें पॉइंट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कर्म प्रधान शिक्षा, बुनियादी शिक्षा गांधी जी द्वारा दी गई थी, तो इसमें आप पॉइंट डाल के लिखेंगे कि कर्म प्रधान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए, कर्म प्रधान शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, तो कर्म प्रधान शिक्षा में आप क्या लिखेंगे कि बुनियादी शिक्षा में कर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कैसी, सर्वोच्च, सर्वोपरि प्राथमिकता दी गई है बुनियादी शिक्षा में। ठीक है, इसी कारण इसे हस्तशिल्प, कैसा, हस्तशिल्प को भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कैसा, हस्तशिल्प होनी चाहिए शिक्षा। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कर्म को बुनियादी शिक्षा, बुनियादी अथवा आधारशिला भी कहा गया। कैसा, बुनियादी शिक्षा अथवा आधारशिला भी कहा गया। अब इसके बाद पॉइंट डाल के फिर लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे कि बालक प्रधान शिक्षा, गांधी जी द्वारा लिखेंगे इसमें बालक प्रधान शिक्षा, बालक प्रधान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए, बालक प्रधान शिक्षा होनी चाहिए और कर्म प्रधान शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी के द्वारा कर्म प्रधान शिक्षा होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, बालक केंद्रित या बालक प्रधान शिक्षा होनी चाहिए। जो भी साथी हमारा है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब आइए देखते हैं, बालक प्रधान शिक्षा होनी चाहिए। तो बुनियादी शिक्षाओं, इसमें आप लिखेंगे कि बुनियादी शिक्षाओं की प्रमुख विशेषता इसका बालक प्रधान होता है। ठीक है, जब बालक प्रधान शिक्षा डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, तो उसमें यही लिखना होगा कि बुनियादी शिक्षाओं की प्रमुख विशेषता इसका बालक प्रधान होता है। कैसा, इसका बालक प्रधान होता है। ठीक, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसकी
रचना की गई है। ठीक, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के इसकी रचना की गई है, क्योंकि बालक ही इसका ग्राहक होता है। क्यों? क्योंकि बालक ही इसका ग्राहक होता है। अब इनके अनुसार देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार, वहाँ आप हेडिंग बना लेंगे कि डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा पर क्या कहा गया। तो डॉक्टर एस एन मुखर्जी के शब्दों में कहा गया है कि नई तालीम, कैसी नई तालीम? नई तालीम बाल केंद्रित शिक्षा है। नई तालीम जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। इन्होंने वही बात की है जो गांधी जी द्वारा कही गई थी। ठीक, और बालक क्रिया द्वारा, और बालक कैसे? क्रिया द्वारा ज्ञान को अर्जित करता है। जब तक बालक क्रिएटिविटी नहीं होगी, बालक मतलब ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है। तो क्रिया द्वारा बालक अर्जन ज्ञान को करता है। इस शिक्षा की संरचना करते हुए बालक को ध्यान में रखा गया। इस शिक्षा की जो रचना की गई थी तो बालक को ध्यान में रखकर की गई थी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है कि आर्थिक सुधार। इन्होंने आर्थिक सुधार पर भी वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी और ऐसी शिक्षा आपको दी जाती है जिसमें आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरती है, तो कौन शिक्षा किस काम की होगी? ठीक, तो आर्थिक स्थिति तो सही होना ही चाहिए। जब बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। ठीक, तो इन्होंने इस पर वर्णन किया है कि आर्थिक सुधार भी होना चाहिए। अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है कि बुनियादी शिक्षा की विशेषता इसका आर्थिक पक्ष भी है। कैसा? आर्थिक पक्ष भी है। इस शिक्षा प्रणाली में बालक द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री, कैसी वस्तुओं की बिक्री से विद्यालय का खर्च निकल आता है। ठीक, जब बालक पढ़े लिखे हैं तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कार्य करके क्या करेंगे? मतलब उनका आर्थिक स्थिति सही होगी, अपना अपना खर्चा निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो इस बारे में कहा गया बालक का खर्च भी निकल आता है। ठीक, खर्च भी निकल आता है तथा बालक भी हस्तशिल्प में प्रवीण होकर भविष्य अपने किसी भी व्यवसाय को बालक अपना कर सकता है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति जान गए होंगे, आर्थिक सुधार क्या होता है। ठीक है, गांधी जी द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में पॉइंट एक और अभी है आपका, तो इसमें एक ये पॉइंट लिखेंगे कि घर तथा विद्यालय में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। गांधी जी द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, तो हेडिंग बना के लिखेंगे कि बुनियादी शिक्षा में घर के वातावरण ही समान विद्यालय के वातावरण को बनाने का प्रयास किया गया। घर का वातावरण और विद्यालय का वातावरण एक समान होना चाहिए। ये बात गांधी जी द्वारा कही गई थी। ठीक है, कैसी होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जिससे बालक के मन में कोई अंतर की भावना ना आए कि विद्यालय ऐसा है और मेरा घर ऐसा है। ठीक है, इसीलिए समान वर्णन के लिए कहा गया था। अब आइए सामाजिकता हेडिंग बना के लिखेंगे कि बुनियादी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता इसकी सामाजिकता की भावना है। इसकी कैसी भावना है? सामाजिकता की भावना है। ठीक, बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करना जरूरी है। बालक के अंदर कैसा विकास होना चाहिए? सामाजिक गुणों का विकास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट दिया गया है कि वेदांत दर्शन क्या है। और कहा गया कि वेदांत दर्शन के सिद्धांत को बताइए। आपसे पूछा गया है कि वेदांत दर्शन क्या है और वेदांत दर्शन के सिद्धांत को बताइए। तो आप उत्तर डाल के लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले वेदांत दर्शन, क्या बनाएंगे? वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन में आप लिखेंगे कि वेदांत शब्द का तात्पर्य यानी वेद का अंत। सबसे पहले लिखेंगे कि वेदांत का क्या लिखेंगे? वेदांत शब्द का तात्पर्य है वेद का अंत।
ठीक। फिर इन वेदों का अंतिम भाग, इन वेदों का अंतिम भाग अथवा वेदों का सार भी कहा गया। इन वेदों को क्या कहा गया? अंतिम भाग भी कहा गया और सार भी कहा गया। ठीक है, अब आइए अब क्या लिखेंगे इसके बाद। वेद के मुख्य 3 भाग हैं। वेद के कितने भाग बताए गए? मुख्य 3 भाग बताए गए। कौन कौन बताए गए? वैदिक मंत्र, इसके बाद ब्राह्मण, इसके बाद उपनिषद। ये आपके वैदिक के 3 भाग बताए गए हैं, वैदिक मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद। इसके बाद देखते हैं वेदांत के 3 रूप भी बताए गए हैं, 3 भाग भी वेदांत बताए गए और 3 रूप भी बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं? पहला आपका द्वैत, दूसरा आपका विशिष्टा द्वैत, इसके बाद तीसरा आपका दिया गया अद्वैत। तीसरा आपका क्या है? अद्वैत। ठीक है, 3 रूप भी बताए गए और 3 भाग भी बताए गए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? फिर इसके बाद आप 3 रूप भी लिखेंगे और 3 भाग भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अधिकांश दार्शनिक, क्या लिखेंगे? अधिकांश दार्शनिक अद्वैत समर्थक हैं। अधिकांश दार्शनिक जो हैं अद्वैत के समर्थक हैं। ठीक, फिर इसके बाद और द्वैत विशिष्टता, द्वैत और अद्वैत में कोई अंतर नहीं मानते हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर भी नहीं मानते हैं। वेदांत दर्शन का प्रारंभ परम, कैसा? वेदांत दर्शन का प्रारंभ परम निराशावाद, निराशावाद से होता है। वेदांत दर्शन का प्रारंभ किससे होता है? परम निराशावाद से होता है। और तथा इसका अंत होता है यथार्थ। इसका अंत कहाँ होगा? यथार्थ आशावाद में। ठीक, समझ गए आप? वेदांत दर्शन का प्रारंभ कहाँ से होता है और अंत कहाँ से है? तो प्रारंभ लिखेंगे परम निराशावाद से होता है और अंत कहाँ से होता है? यथार्थ आशावाद से होता है। ठीक है, अब आइए निर्वाण। निर्वाण शब्द का तात्पर्य देखेंगे। निर्वाण शब्द का क्या तात्पर्य है वेद में, वेदांत में? तो आत्मा, आत्मा मतलब साक्षात्कार कर लेना। क्या लिखा? आत्मा साक्षात्कार कर लेना। इसके बाद हेडिंग बना के लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेडिंग बना के कि वेदांत दर्शन के सिद्धांत। आपसे वेदांत दर्शन क्या है और वेदांत दर्शन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका वेदांत दर्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हेडिंग बना लेंगे वेदांत दर्शन के सिद्धांत। क्या बना लेंगे? वेदांत दर्शन के सिद्धांत। तो वेदांत दर्शन के सिद्धांत में आप लोग लिखेंगे कि वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कैसे हैं? निम्नलिखित हैं। ठीक, फिर हेडिंग बना के लिखेंगे, पहला लिखेंगे, इसमें लिख देंगे कि वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इसके बाद हेडिंग बना के पहला पॉइंट लिखेंगे कि ब्रह्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा। ठीक, तो इसको समझते हैं कैसे आप वहां फाइंड आउट करेंगे। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट डाल के आप लिखेंगे ब्रह्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा। इसमें क्या लिखेंगे कि शंकराचार्य ने ब्रह्म की सत्ता को ही वास्तविक माना है। शंकराचार्य ने ब्रह्म की सत्ता को ही कैसा माना है? क्या माना है? वास्तविक माना है। फिर इसके बाद लिखेंगे शंकराचार्य ने कहा है, क्या कहा है शंकराचार्य ने? तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवों ब्रह्मोब न परहा। क्या कहा है शंकराचार्य ने? तो ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या जीवों ब्रह्मो न परहा। ठीक, अर्थात इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत कैसा है? जगत मिथ्या है। तथा जीव कैसा है? तो जीव ब्रह्मा ही है। अर्थ समझ गए इसका? ठीक है, और अन्य कोई भी नहीं है, और अन्य कोई भी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट दिया गया यहाँ पे
कि जगत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड। क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड, जगत की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ शंकराचार्य के अनुसार जगत कैसा है? मिथ्या है। जगत को कैसा माना शंकराचार्य ने? मिथ्या के समान माना, क्योंकि जगत कैसा है? परिवर्तनशील है, इसीलिए इन्होंने कैसा माना? मिथ्या के समान माना। इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस क्या कहा है? इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है। किंतु किसके दृष्टि से जगत सत्य है? तो व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, और वास्तविक जगत से उससे देखा जाए तो ये अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी जगत में रहकर व्यक्ति ज्ञान और भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि इसी जगत में रहकर सभी लोग ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए शंकराचार्य ने जगत को समझने के लिए 3 सत्ताओं का उल्लेख किया। कितनी सत्ताओं का उल्लेख किया है? तो 3 सत्ताओं का उल्लेख किया है। कौन कौन? तो सबसे पहले आप लिखेंगे पहला नंबर परिमार्थिक सत्ता। कैसी? परिमार्थिक सत्ता। इसके बाद व्यवहारिक सत्ता, इसके बाद प्रतिभाषिक सत्ता। कैसी? प्रतिभाषिक सत्ता। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ माया। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ माया। माया की अवधारणा को समझते हैं कि माया की अवधारणा क्या है। शंकराचार्य के अनुसार, किसके अनुसार? शंकराचार्य के अनुसार आदिकाल से ही परमत्व अर्थात परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। कैसी? परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। इसे माया की संज्ञा दी गई है। कैसी संज्ञा दी गई? इसे माया की संज्ञा दी गई है, जो कि ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। कैसी इन्होंने संज्ञा बताई? माया की संज्ञा बताई, ना तो ये सत्य है और ना ही असत्य है। इसका वर्णन संभव है। इसका वर्णन क्या कहा गया? कि संभव नहीं है। इसका वर्णन संभव नहीं है। परमात्मा माया की सहायता से क्या जगत का निर्माण करता है। परमात्मा माया की सहायता से ही जगत का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब आप पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे कि जब प्राणी को यह ज्ञान हो जाता है कि उसका संबंध किससे? परमात्मा से है। जब प्राणी को कैसा ज्ञान हो जाता है कि उसका संबंध परमात्मा से है, यानी ईश्वर से है, ठीक, भगवान से है, तब उसकी अज्ञानता धीरे धीरे कैसी होती है? हटने लगती है। तब उसकी अज्ञानता मतलब अज्ञान का प्रकाश जो होता है वो दूर होने लगता है। जब उसको समझ में आता है कि हमारा लगाव किससे होना चाहिए? परमात्मा से होना चाहिए, तब उसका अज्ञानता यानी उसका अंधकार जो होता है, अंधकार का चश्मा लगा होता है, वो उसका हटने लगता है। फिर आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। और वह कर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। और वह कैसे? कर्म की ओर बढ़ने लगता है। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जीव की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा। जीव की अवधारणा समझेंगे। फोर पॉइंट आपका दिया गया कि जीव की अवधारणा। तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के अनुसार क्या लिखेंगे? शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के अनुसार प्राणी माया की रचना करता है। प्राणी कैसी रचना करता है? तो प्राणी माया की रचना करता है। ठीक, रचना है, यानी प्राणी कैसा है? माया की रचना है। फिर इसके बाद अज्ञानता के कारण प्राणी स्वयं को अपने शरीर का स्वामी समझने लगता है। अज्ञानता के कारण क्या मनुष्य समझने लगता है? स्वयं को भगवान के रूप में मानने लगता है, स्वामी समझने लगता है। ठीक है,
और इंद्रियों की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है, इंद्रियों के सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। इसके बाद जीव आत्मा आभास मात्र है, जीव आत्मा आभास मात्र है, मतलब क्या है, आभास है, ठीक। शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी जीव आत्मा में लीन हो जाती है, ठीक। शरीर क्या है, शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी जीव आत्मा में लीन हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट यहाँ पॉइंट आपका अभी दिया गया है, उसी का क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5 आपका दिया गया कि आत्मा की अवधारणा। अब आत्मा की अवधारणा देखते हैं, आत्मा की अवधारणा क्या कहती है। तो अद्वैत दर्शन के अनुसार आत्मा ही परमत्व है, आत्मा ही परमत्व है। शंकराचार्य का मत है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व हैं, एक ही तत्व के दो नाम है, आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, इनके दो नाम दे दिए गए हैं। फिर आत्मा अमर व अजर अमर है, सभी को मालूम आत्मा अजर अमर है, ठीक है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा ही सत्य मानी गई, वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा ही सत्य मानी गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 आपका यहाँ दिया गया कि मोक्ष की अवधारणा। सभी को एक दिन ना एक दिन मोक्ष प्राप्त होना है, ठीक है। तो मोक्ष की अवधारणा, इसको भी समझते हैं। भारतीय दर्शन क्या देखते हैं, भारतीय दर्शन में मोक्ष को ही अंतिम लक्ष्य बताया गया है। भारतीय दर्शन में मोक्ष को क्या बताया गया, अंतिम लक्ष्य। वास्तविक ये अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की अवधारणा, ठीक है। जब मोक्ष प्राप्त होता है, जब मोक्ष प्राप्त होता है तब क्या होता है, जीव को आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब मोक्ष प्राप्त होगा तभी तो इंसान को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की मतलब क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वेदांत दर्शन व शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कहा गया, वेदांत दर्शन व शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और क्या कहा गया कि वेदांत दर्शन में प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य और पाठचर्या व शिक्षण विधियों की व्याख्या भी कीजिए, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आपका दिया गया, तो आप उत्तर डाल के क्या लिखेंगे कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म तत्व की खोज पर, वेदांत दर्शन में ब्रह्मत्व की खोज पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, ब्रह्मत्व पर बल दिया गया, ठीक है, खोज पर बल दिया गया है। वेदांत समस्त दर्शनों का शिरोमणि है। कैसा है, शिरोमणि है। वेदांत क्या है, समस्त दर्शनों का शिरोमणि है। वेदांत दर्शन को उपनिषदों, क्या लिखा, उपनिषदों का सर्वाधिक, कैसा, सर्वाधिक प्रमाणिक टीका माना गया। कैसा टीका माना गया, तो सर्वाधिक प्रमाणिक टीका माना गया है उपनिषदों का, ठीक। फिर भारतीय वांग्मय में कितने पुरुषार्थ बताए गए, तो 4 पुरुषार्थ माने गए यानी बताए गए, ठीक। कौन कौन माने गए, तो फर्स्ट नंबर आपका धर्म, सेकंड नंबर आपका अर्थ, थर्ड नंबर आपका काम, फोर्थ नंबर आपका मोक्ष, ठीक है। अब आइए चारों को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। चारों को क्या लिखेंगे, चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। फिर इसके बाद
वेदांत दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मोक्ष या मुक्ति। मुक्ति के लिए बालक को तैयार करना है। क्या कहा गया कि वेदांत दर्शन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया? मोक्ष या क्या माना गया? मुक्ति। ठीक, मुक्ति के लिए बालक को तैयार करना है। अब इसके बाद लिखेंगे कि शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार क्या कहा गया कि मुक्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा आपका। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कि शिक्षा का वर्गीकरण। शिक्षा का वर्गीकरण देखते हैं शंकराचार्य के अनुसार कैसा किया गया है वर्णन। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ कि शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा दो प्रकार बताएगी। कितने प्रकार की होनी चाहिए? दो प्रकार की। शंकराचार्य के अनुसार दो प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। कौन कौन? परा शिक्षा और अपरा शिक्षा। परा शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा को बोला जाता है और अपरा शिक्षा भौतिक शिक्षा को कहा जाता है। ठीक है, अब परा शिक्षा को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं परा शिक्षा क्या है। परा शिक्षा क्या है? परा शिक्षा क्या है? तो यहां आप लिखेंगे कि इस शिक्षा का संबंध परमात्मा किससे? परमात्मा से है। परा शिक्षा का संबंध किससे है? परमात्मा से है। उपनिषदों द्वारा जिस ब्रह्म अक्षर का बोध होता है, ठीक है, जिस अक्षर का बोध हो जाता है तो उस ब्रह्म का ज्ञान परा शिक्षा है। समझ के बात को समझते हैं कि इस शिक्षा का संबंध किससे बताया गया? परा शिक्षा का तो परमात्मा से बताया गया। और उपनिषदों द्वारा जिस ब्रह्म अक्षर का बोध होता है, ठीक, तो उसको ब्रह्म का ज्ञान परा शिक्षा कहा गया है। इसके बाद देखते हैं कि परा शिक्षा में ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति होती है। कैसी एकता की अनुभूति होती है? और क्या कहा गया कि परा शिक्षा को जीवन का सर्वस्व माना जाता है। परा शिक्षा में जीवन को क्या माना जाता है? सर्वस्व माना जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अपरा शिक्षा देखते हैं। अपरा शिक्षा क्या है? ये लिखा है आपका हेडिंग अपरा शिक्षा, जिसको कहते हैं भौतिक शिक्षा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इस शिक्षा के अंतर्गत धर्म व अधर्म के साधन एवं उनके फल के बारे में बताया गया है। कैसा बताया गया? धर्म एवं अधर्म के बारे में बताया गया है। इसके बाद अपरा शिक्षा भौतिक जीवन से संबंधित है। क्या कहा गया? अपरा जीवन किससे संबंधित है? तो भौतिक जीवन से संबंधित है। इसके बाद आप लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कि शिक्षा का उद्देश्य। वहां आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य और क्या है। ठीक है, ये सब कुछ पूछा गया था, तो आप हेडिंग बनाएंगे कि शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य में आप लिखेंगे कि वेदांत दर्शन के अनुसार, क्या लिखेंगे? वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही साक्षात्कार है। कैसा है? साक्षात्कार। क्या माना गया? वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही साक्षात्कार है। शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन में ब्रह्म साक्षात्कार को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भी माना गया है। ठीक है, जीवन को क्या माना गया? सर्वोच्च लक्ष्य भी माना गया है। इसके बाद पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे कि ब्रह्म को जानना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। क्या कहा गया कि ब्रह्म को जानना, ये ब्रह्म को जान लिया तो ये शिक्षा का कैसा उद्देश्य है? मूल उद्देश्य है। इसके बाद मनुष्य में ब्रह्मनिष्ठा से आत्मविश्वास का उदय होता है। कैसा उदय होता है? आत्मविश्वास का उदय होता है। ब्रह्म साक्षात्कार को ही जीवन का लक्ष्य माना गया। कैसा माना गया? ब्रह्म को ही साक्षात्कार का जीवन का लक्ष्य माना गया। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। इस प्रकार शंकराचार्य, क्या लिखा है यहाँ? इस प्रकार शंकराचार्य क्या लिखा आपका?
इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जो बालक को आत्मनिष्ठ बना सके। कैसा? आत्मनिर्भर या आत्मनिष्ठ बना सके। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार कैसी बताई गई है कि बालक को आत्मनिर्भर या आत्मनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपके कितने क्वेश्चन थे? यहाँ 3-4 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको समझाया इस वीडियो के माध्यम से। आपको आई होप यू आर अंडरस्टैंड, समझ में आए होंगे पूर्ण, मुझे आशा है, विश्वास है। ठीक है, आपका पेपर 6 तारीख को लगा हुआ था, इस वजह से मैंने आपका लिखवा के आपको प्रैक्टिस यहाँ कराई है। ठीक है, रिवीजन के तौर से आप मान सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, मुझे ऐसी आशा है। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, इसके बाद आपको पेपर, आपका जो सेकंड पेपर होगा, तो आपकी बार आपके 2 वीडियो बनाएंगे, वो भी आपके कंप्यूटर टाइपिंग करा के ही बनाएंगे आपकी बार। ठीक है, तो सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे। सभी लोगों को, हमारी टीम को फीडबैक देंगे कि हम लोग कैसा क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इसमें एरर गलतियां होती हैं तो कमेंट्स के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।